नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। 2 ही दिन पहले तो मुख्य चुनाव आयुक्त अपने दोनों चुनाव आयुक्तों के साथ बिहार का दौरा करके वापस गए थे और एकाएक बगैर किसी पूर्व संकेत के जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने एकाएक 6 अक्टूबर को चुनाव कार्यक्रम की पूरी घोषणा किया, उससे कई संकेत ऐसे मिलते हैं कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सलाह से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है। भारतीय जनता पार्टी को पर्याप्त अवसर दिया गया कि अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारे और उसके अनुसार चुनाव कार्यक्रम की घोषणा चुनाव आयोग ने की है। क्यों मैं कह रहा हूं, उसके कई कारण मैं बताऊं आपको। जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में पूरी चुनाव आयोग की टीम बिहार के दौरे पर थी, तो आपको पता होगा कि हर राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव आयुक्तों की बैठक हुई थी। उस बैठक में आपको याद होगा जनता दल यूनाइटेड ने एक ही चरण में चुनाव कराने की बात की थी। पिछली बार 3 चरण में विधानसभा के चुनाव हुए थे। जनता दल यूनाइटेड ने 1 चरण में मांगा। तेजस्वी यादव ने आरजेडी की तरफ से जो प्रेजेंटेशन दिया गया, जो चुनाव आयुक्त के समक्ष विषय रखा गया, उसमें था कि मतलब कोई 1, 2, 3 चरण की बात नहीं की गई, लेकिन यह जरूर कहा गया कि चुनाव पारदर्शी होना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से भी ऐसी ही बातें कही गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लिखित में जो मांग किया कि बिहार में 2 चरण में चुनाव कराया जाए, तो वो हूबहू चुनाव आयोग ने 2 चरण में चुनाव की मांग को स्वीकार कर लिया। नंबर 1। नंबर 2, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने से पहले पर्याप्त अवसर बिहार में एनडीए को दिया गया कि एनडीए अपना गेम सेट करे। कैसे? जब चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की, उससे कुछ ही घंटे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मेट्रो का उद्घाटन किया। ठीक है। दूसरा, पहला ये बता रहा हूं मैं, पहला तो भारतीय जनता पार्टी ने जो मांग किया कि 2 चरण में ही विधानसभा के चुनाव होने चाहिए, उस मांग को मान लेना, हूबहू मान लेना। दूसरा, नीतीश कुमार को 6 अक्टूबर 2025 को समय देना कि नीतीश कुमार पटना में मेट्रो का उद्घाटन कर सके। आपको याद है कि सोमवार को, मंगलवार को, विगत दिनों नीतीश कुमार के अंतिम कैबिनेट की जब बैठक हुई थी शनिवार को, तो शनिवार को बैठक, बीच में रविवार था और सोमवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हुई। शनिवार को ही नीतीश कुमार ने अपने अंतिम कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए और साथ ही पटना मेट्रो का तो उद्घाटन हुआ ही अंतिम दिन। साथ ही जो महिलाओं के खाते में 10,000 की राशि जानी थी, उसमें से भी एक बड़ी संख्या में महिलाओं के खाते में, जो बची हुई महिलाएं थी, उनके खाते में सुबह ही राशि का 10,000 रुपए की राशि का ट्रांसफर करने का भी मौका नीतीश कुमार को चुनाव आयोग ने एकदम स्पष्ट रूप से दिया। इसके अलावे आप देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की मदद चुनाव आयोग ने किया है। जिस बात का संकेत, मैं ये नहीं कह रहा, मैं पूरा ये आरोप नहीं लगा रहा चुनाव आयोग पर, लेकिन जो संकेत निकल कर आ रहे हैं वो कई इशारा करते हैं। उसमें सबसे प्रबल इशारा यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सलाह से चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा हुई है। उसका एक और उदाहरण मैं बता रहा हूं। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में कार्यक्रमों की घोषणा की गई है, उसकी सूची अगर देखेंगे आप, तो जो दूसरा चरण है उसमें वो क्षेत्र ज्यादा कवर किए गए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बड़ी है, जैसे शाहाबाद का इलाका और सीमांचल का इलाका। इन इलाकों में 11 नवंबर मतलब दूसरे चरण में, मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए चुनाव प्रचार करने का पर्याप्त अवसर। इसके अलावा और कई फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पे हमें ध्यान देना होगा। ठीक छठ के बाद, आपको पता है 27 और 28, 29 नवंबर तक छठ का पर्व है। ठीक उसके बाद एक प्रकार से चुनाव कार्यक्रम छठ के दौरान, दीपावली के दौरान बिहार में जितनी भी माइग्रेटेड आबादी है, बिहार में जो बाहर के राज्यों में रहने वाली आबादी है बिहारियों की, वो सब कहीं ना कहीं 90% आबादी ऐसी है जो दीपावली और छठ में घर आता है।
इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों को अगर आप देखेंगे तो उन दिनों क्या हुआ था कि अधिकतर चुनावी कार्यक्रम जो है दशहरा के दिनों में ही, दशहरा के ठीक बाद दीपावली से पहले पूरा कर लिया गया था चुनावी प्रक्रिया को। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार छठ के तुरंत बाद का कार्यक्रम एकदम फिक्स्ड है। उन दिनों आप देखते हैं कि तुरंत छठ के बाद, और जब छठ में बहुत बड़ी आबादी अन्य राज्यों से बिहार आती है, उसके बाद उसे जाने में परेशानी होती है। क्यों? इसलिए कि जब चुनावी प्रक्रिया अपने चरम पर होती है तो उन दिनों गाड़ी जो प्राइवेट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो प्रभावित हो जाती है। क्योंकि जितनी प्राइवेट बसेज हैं वो सब के सब चुनाव आयोग अपने कब्जे में ले लेता है, जिस कारण से म्यूटेशन प्रभावित होती है। मतलब कहीं किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह जाने में लगातार परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो लोग करते क्या है प्रायः कि अपनी यात्रा को टाल देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो अन्य राज्यों से आए हुए प्रवासी हैं वो कम से कम चुनाव होने तक बिहार में ही घिरे रहें। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो बाहरी प्रवासी आबादी जो बिहार की है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समर्थक अधिसंख्य उसमें मतलब अधिक प्रभाव जो है वो एनडीए का है उन लोगों के बीच। ठीक है, तो ये भी एक कारण दिखता है। दूसरा एक और विषय जिस बात की तरफ हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि वो देखिए दीपावली, दशहरा, दीपावली, छठ का माहौल ऐसा होता है, दशहरा से पहले खत्म होता है, लेकिन दीपावली और छठ के समय में होता क्या है कि बिहार के लोग धार्मिक, अतिशय आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो उस समय में मुझे लगता है कि हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास वो सबसे बेहतर समय होता है जब व्यक्ति के जीवन के ऊपर आस्था सबसे ज्यादा हावी होती है। तो उन दिनों भारतीय जनता पार्टी के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करना वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि आप प्रभावी हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आकलन है और ऐसा पहले भी देखा गया है। आपको याद होगा 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार से बाहर रह रहे बिहारियों को एक प्रकार से मोटिवेट किया था नरेंद्र मोदी के पक्ष में। ठीक है, तो ये सब खेला करने में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव मशीन बन चुकी है। किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। तो ये बातें भी एक प्रकार से आपको दिखती है। उससे भी बड़ी बात मैं जो कहना चाहता हूं आपको शायद आश्चर्य होगा कि ऐसा चुनाव आयोग के इतिहास में पहली बार हुआ जब ज्ञानेश कुमार बिहार की यात्रा पर थे और बिहार पटना में वो संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। याद कीजिए, संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ज्ञानेश कुमार का वो भाषण, मैं भाषण ज्यादा कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं उसका कारण समझिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जितनी बार बिहार में दौरा करते हैं तो जिन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री की सभाएं होती है वहां पर स्थानीय भाषा में प्रधानमंत्री जो है एक प्रकार से संबोधन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, मतलब जो आम सभा में मौजूद जितने भी लोग होते हैं उनको वहाँ की स्थानीय भाषा, चाहे अब भोजपुर के इलाका में भोजपुरी बोलने वाले लोगों की जहाँ पर के क्षेत्र में जब प्रधानमंत्री की सभा होती है तो प्रधानमंत्री भोजपुरी में संबोधन की शुरुआत करते हैं। मगध क्षेत्र में होता है तो प्रधानमंत्री मगही में शुरुआत करते हैं। मिथिला क्षेत्र में होता है, मैथिली भाषी क्षेत्रों में होता है प्रधानमंत्री की सभा तो प्रधानमंत्री जो है मैथिली में संबोधन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से शायद चुनाव आयोग के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा होगा जब मुख्य चुनाव आयुक्त भी इस प्रकार के शब्दों का संबोधन का सहारा लेते हैं। जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर जब अपने मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए स्थानीय भाषाओं में बात करता है। तो ज्ञानेश कुमार भी जब पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे तो उस समय में मगही में, भोजपुरी में और मैथिली में, ठीक है, अपने संबोधन की शुरुआत कर रही थी। ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा गया। तो कहीं ना कहीं आप इस विषय को मुझे लगा कि रखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि एक जो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे प्लानिंग कमीशन तो अब खत्म हो गया, नीति आयोग हो, ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं। संवैधानिक संस्थाओं की ईमानदारी तो आवश्यक है ही, साथ ही उनका ईमानदार दिखना भी
उतना ही जो आवश्यक है। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं विपक्ष के इस आरोप को जस्टिफाई कर रहा हूं कि चुनाव आयोग की मिलीभगत है। मैं केवल ये सवाल उठा रहा हूं कि चुनाव आयोग ईमानदार है तो चुनाव आयोग को ईमानदार दिखना भी चाहिए। ठीक है, चुनाव आयोग कहीं से ये संकेत निकल कर नहीं आना चाहिए कि चुनाव आयोग किसी दल विशेष के प्रभाव में कोई भी फैसला कर रहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।